वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज विवेक पांडे। वेलकम टू अड्डा 24/7। आज एक ऐसे क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ कनेक्ट हूं जो आपके जहन में जरूर आता है। समटाइम यू आस्किंग अबाउट द कि सर आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस एसओ, बहुत सारी एक कंफ्यूजन होता है कि सर कौन से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो आईबीपीएस एसओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो आईबीपीएस पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉमन तो एक ना सेशन स्टार्ट करने से पहले दो चीज क्लियरिटी देता हूं कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो एसओ के लिए एलिजिबल है तो वो पीओ के लिए भी एलिजिबल होगा। यानी कि हर एसओ कैंडिडेट है वो पीओ के लिए भी जा सकता है, लेकिन हर पीओ कैंडिडेट है वो एसओ के लिए नहीं जा सकता है। एक लाइन में पूरा डिफरेंस है, वो मैंने आपको यहां पे बता दिया कि क्या दोनों में अंतर हमारा होता है। ये आप इसको समझ के रखिएगा। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्लियर कर देते हैं कि कौन से एसओ में क्या क्या होता है और पीओ में क्या क्या होता है, वो मैं आपको यहां पे बता देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये आप समझ लीजिए कि आईबीपीएस पीओ जो है ना, वो मेरा सिलेक्शन प्रोसेस मेरा क्या है, तो सिंपल सा बात है, 3 स्टेजेस दोनों में होता है। हमें अगर पीओ भी बनना है तो हमें प्री मेंस इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा, अगर हमें एसओ भी बनना है तो भी हमें प्री मेंस इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एलिजिबिलिटी की तो बात है, वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंशिएट हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं पीओ पे, तो एनी ग्रेजुएट, मेरा कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट होगा वो मेरा पीओ बन सकता है। ये याद रखिए, कोई भी एक ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो मेरा पीओ बन सकता है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो मेरा होगा वो मेरा पीओ बन सकता है, बट एनी ग्रेजुएट मेरा एसओ नहीं बन सकता है। जिसके पास स्पेसिफिक डिग्री होगी वही मेरा एसओ बन सकता है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। सर मैं बीए हूं, आप पीओ बन जाओगे भाई। सर मैंने ना बीकॉम करा है, आप पीओ बन जाओगे। सर मेरा बीबीए है, पीओ बन जाओगे। सर मेरा ना बीसीए है, मेरा बीएससी आईटी है। सर मैंने ना बीएससी इन स्टैटिक किया है, मैंने बीएससी इन केमिस्ट्री किया है, बीएससी इन मैथमेटिक्स किया है, तो सर आप पीओ बन जाओगे, लेकिन एसओ नहीं बनोगे। एसओ के लिए क्या चाहिए, तो एटलीस्ट आपके पास 4 ईयर डिग्री या 5 ईयर डिग्री होना चाहिए, और वो भी प्रोफेशनल वाइज यहां पे डिग्री होती है। ये दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। तो पहला, इसको कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। इसको स्पेसिफिक, यहां पे प्री मेंस इंटरव्यू है और यहां पे भी मेरा प्री मेंस इंटरव्यू है, दैट इज अ पॉइंट। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग है। अब मैं थोड़ा सा, चूंकि पीओ के बारे में मैंने ये बोला कि कोई भी ग्रेजुएट बच्चा अप्लाई कर सकता है, लेकिन एसओ में कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है, यहां पे अलग अलग ट्रेड आते हैं। जैसे आईटी ऑफिसर, आईटी ऑफिसर कौन जा सकता है, जो सीएसआईटी का कैंडिडेट हो, जो सीएसआईटी से जिसने बीटेक किया है, जिसका 4 ईयर या 5 ईयर की डिग्री, वो जा सकता है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसके पास एग्री की क्वालिफिकेशन है, वो जा सकता है, ये भी 4 ईयर डिग्री होता है। राजभाषा अधिकारी, जिसने कोई बच्चा पीजी किया है आइदर हिंदी से या फिर हमारा संस्कृत से, तो वो जा सकता है इसमें राजभाषा। लॉ के लिए वही बच्चे जा सकते हैं जिनके पास एलएलबी की क्वालिफिकेशन होगी। एचआर पर्सनल के लिए वही बच्चे जा सकते हैं जिनका एमबीए इन एचआर होगा, ठीक है, एमबीए इन एचआर होगा मेरा। और मार्केटिंग के लिए भी वही बच्चे जा सकते हैं जिनका एमबीए इन मार्केटिंग होगा। ये मैंने एक समरी बताया, वैसे कॉम्बिनेशन और भी अलग अलग कॉम्बिनेशन यहां पे बनता है। जैसे कि सीएसआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं, वो मैं फिर कभी डिटेल में बात कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल यहां पे ये समझिए कि इन सारे क्वालिफिकेशंस के लिए, मतलब इस पोस्ट के लिए हमें ये क्वालिफिकेशन अगर मेरे पास है तो यहां पे मैं जा सकता हूं, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है कि सर, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे ये मैंने आईटी का एग्जांपल दिया है कि अगर मैं आईटी ऑफिसर बनना चाहता हूं, मेरे पास 4 ईयर इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, या फिर उन्हीं में से मेरा अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो हम इसके लिए जा सकते हैं। अगला, अगर मैं बात करता हूं दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर आपने किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है लेकिन उसके बाद आपने डोएक से बी लेवल का सर्टिफिकेशन किया, तो भी आप यहां पे जा सकते हैं। तो ये हो गया इन सब के बारे में। नेक्स्ट आफ्टर दैट आईबीपीएस पीओ, अगर मैं बात करता हूं, ये दोनों फ्रेशर जॉब है। कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, इसको भी अप्लाई कर सकता है। दोनों स्केल 1 जॉब है। यहां पे मेरा अपर एज लिमिट सेम है, दोनों में एज लिमिट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, एनी फ्रेशर कैंडिडेट
कैन बी अ पीओ, कैन बी अ एसओ, वो दोनों बन सकता है। बस जो मामला फंस रहा है ना, सिर्फ क्वालिफिकेशन का फंस रहा है, बाकी हर चीज है एज इट इज है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब क्वालिफिकेशन की बात आती है, जब ये बोला जा रहा है कि वो एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी चेंजेस आएगा। तो वो चीजें हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला समझ में आगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो जैसे कि मैंने बताया कि आईपीएस एसओ का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, उसमें मेरा प्री होता है, फिर मेरा मेंस होता है, फिर मेरा इंटरव्यू होता है। प्री में आपको इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट आपको फेस करना पड़ता है। 50-50 क्वेश्चन 125 नंबर का होता है और आपको 120 मिनट में सॉल्व करना पड़ता है। और मेंस जो आपका होता है वो आपका प्रोफेशनल पेपर होता है, जो 60 क्वेश्चन होता है, 60 मार्क्स का हमारा होता है। तो मेंस में हमें एक ही सब्जेक्ट देना होता है, जबकि प्री में हमें 3 सब्जेक्ट देना पड़ता है। वहीं अगर हम पीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे प्री में मुझे सिर्फ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश यानी यही सब्जेक्ट देना होता है। लेकिन जब मेंस में हम जा रहे हैं, तो वहां पे मुझे जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, वो भी एक सब्जेक्ट एड ऑन मेरा हो जाता है। कहां पे? तो मेरा आईबीपीएस पीओ में। वहीं आईपीएस एसओ में मेंस में आपका इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोफेशनल पेपर से ही क्वेश्चन है वो मेंस में आपके पूछे जाते हैं, वो आप दिमाग में रख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये चीज समझ में आ गया। अब मैं आता हूं तीसरा पॉइंट। मैंने पहले यह बताया कि प्री, मेंस और इंटरव्यू। आईपीएस एसओ जो बच्चा प्री क्वालिफाई करेगा, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स फेस करना पड़ेगा, वो क्वालिफाई करेगा, मेंस में जाएगा। मेंस उसका सिर्फ प्रोफेशनल पेपर होगा, और फिर मेंस क्वालिफाई करेगा तो वो इंटरव्यू में जाएगा। वही चीज है पीओ में भी। हम प्री में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश क्वालिफाई करेंगे, मेंस में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए क्वालिफाई करेंगे, और फिर हम इंटरव्यू में जाएंगे। और दोनों में इंटरव्यू जो है वो मेरा 100 मार्क्स का होता है, और क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है वो मेरा 40% मेरा होता है। यानी कि जो थर्ड स्टेजेस है वो इंटरव्यू है, और वो दोनों में है। दोनों में 100-100 नंबर का होगा, दोनों में एटलीस्ट 40% लाना होगा। लेकिन जब हम फाइनल सिलेक्शंस के बारे में बात करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो वहां पे मेरा क्या होता है कि मेरा मेंस का जो मार्क्स है वो 80% वेटेज काउंट किया जाता है, और इंटरव्यू का 20% वेटेज काउंट किया। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनता है वो मान लो कि 100 नंबर पे बन रहा है, तो वहां पे 80 नंबर हम मेंस का स्कोर पिक करेंगे, और 20% है वो मेरा इंटरव्यू को पिक करेंगे। लेकिन क्वालिफाइंग जो है इंटरव्यू का, वो आपका कितना है? तो वो आपका है क्वालिफाइंग जो इंटरव्यू का, वो आपका 40%। इसको थोड़ा सा मैं सम अप कर देता हूं। आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मान लीजिए प्री में 100 में गया, 40 नंबर कट ऑफ गया, आप 40 नंबर लेते आए, मेंस में चले गए। मेंस में मान लीजिए 200 नंबर का पेपर है, मैं पीओ का एग्जांपल ले रहा हूं, 200 नंबर का पेपर हुआ और वहां कट ऑफ गया 100 नंबर। तो आपने क्या किया, 100 नंबर आपका आ गया, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का हुआ, उसमें अगर 40 नंबर से कम आएगा तो आपकी कॉपी जांच ही नहीं होगी, आगे आप बढ़ोगे नहीं। 40% से ज्यादा आएगा तब आपके बारे में सोचा जाएगा। तो ठीक है सर, मान गए। अब फाइनली जब आप इंटरव्यू आपका हो जाएगा, तब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा कि इस लड़के को हम बैंक में एंटर करवाएं कि नहीं। तो जब मेरिट लिस्ट बनता है तो वहां पे मेंस और इंटरव्यू ये दोनों के मार्क्स को ऐड किया जाता है। तो मेंस में आपने जितना भी स्कोर सिक्योर किया होगा उसको 80% कंट्रीब्यूशन माना जाएगा फाइनल सिलेक्शन में, और इंटरव्यू में आपने जितना भी स्कोर किया होगा तो फाइनल सिलेक्शन उसका 20% कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इसीलिए बीइंग ए मेंटर हम ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चा कुछ करे ना करे, मेंस में कट ऑफ से 10-15 नंबर एक्स्ट्रा लेके आए। अगर मेंस में कट ऑफ मान लीजिए 100 नंबर गया तो आपका नंबर ना कम से कम 105-110 होना चाहिए। अगर बॉटम लाइन पे है तो आपके लिए चैलेंजेस बढ़ जाता है, तब वो रिजर्विस्ट वाला प्रॉब्लम आता है। इंटरव्यू आपका मोस्ट ऑफ टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि एवरेज मार्किंग हो जाता है, तो मेरे हाथ में यह होता है कि हम मेंस में अच्छा स्कोर कर ले तो मेरे लिए चांसेस बन जाती। और यही चीज हमारे एसओ में भी होता है कि प्री आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश हुआ, मेंस में आपके प्रोफेशनल पेपर हुआ, 60 में 30 नंबर के आसपास कट ऑफ जाता है, मतलब 30-25 के आसपास। आप अगर 35 के आसपास नंबर लाते हैं तो फाइनल शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। तो ये एग्जाम है जो आपको यहां पे बोला जा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में। अब आते हैं, ये तो सारी चीज हो गई। अब आते हैं जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर वर्क प्रोफाइल क्या है।
तो जाहिर सी बात है कि जो पीओ बन के हमारे अंदर जाता है वो कस्टमर, वो एज असिस्टेंट मैनेजर किसी बैंक में रिक्रूट होता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कस्टमर सर्विसिंग उसे करना है, लोन प्रोसेसिंग उसे पे काम करना, उस पे उसकी होगी, कैश ऑपरेशन पे काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज पे काम करेगा, बिजनेस डेवलपमेंट कंप्लायंसेस पे काम करेगा। ये बैंकिंग के सारे ऑपरेशनल बिजनेस वर्क पे काम करता है। वहीं एसओ जो है उसको बिजनेस पे काम नहीं करना है, उसको ऑपरेशनल काम नहीं करना, उसको कस्टमर डील नहीं करना है, उसको सपोर्ट, मतलब अगर आईटी ऑफिसर जा रहे हैं तो आईटी सपोर्ट मैनेजर की तरह काम। एटीएम सर्वर में इश्यूज आ गया, आईटी ऑफिसर जिम्मेदार है। कल के डेट में बैंक में बिजनेस नहीं आ रहा है तो मार्केटिंग ऑफिसर जिम्मेदार है कि हम बिजनेस कैसे लेके आए, उससे मार्केटिंग पे काम करें। ये कैंपेन आता है ना कि आज लोन आया 50% पे ऑफर दे रहा है तो 80% पे ऑफर दे रहा है, ये आता है ना लोन वाला ऑफर, ये मार्केटिंग ऑफिसर का काम हो गया। एचआर का काम हो गया, जो हर कंपनी में एचआर का काम होता है, रिक्रूटमेंट देखना वो एचआर का काम होता है। लीगल का, हर बैंक में कुछ ना 1000-2000 केस हुए रहते हैं, तो लीगल केसेस डील कौन करेगा? तो लॉ ऑफिसर डील करेगा। एएफओ का क्या यूज होता है? जाहिर सी बात है बैंक एग्रीकल्चर पे भी काम करती है, लोन देती है। कल के डेट में रेगिस्तान वाला आदमी बोल रहा है कि भाई मुझे चावल की खेती करनी है, मुझे ना लोन दे दो। अब भाई रेगिस्तान में वहां सेंड में क्या ही हो जाएगा चावल की खेती, तो वो चीज वेरीफाई कौन करेगा कि जो लोन एग्रीकल्चर के लिए हम लोग दे रहे हैं या एग्रीकल्चर पे जो भी हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं, ये एक एग्रीकल्चर इंजीनियर ही समझ सकता है। इसलिए एग्रीकल्चर फील्ड की हो गई। उसी प्रकार राजभाषा अधिकारी एज ए ट्रांसलेटर जॉब करता है। जब कम्युनिकेशंस की बात आती है बैंक टू बैंक या आरबीआई से आपको बड़े बड़े लेटर लिखने होते हैं, बड़े बड़े कंप्लायंसेस लिखने होते हैं, तो वो सब मेरा वो राजभाषा अधिकारी करता है। तो ये है, आपको यहां पे जनरल कस्टमर डील नहीं करना है, आपको कस्टमर का ताना नहीं सुनना है कि सर मेरा एटीएम नहीं काम कर रहा है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं, सर्वर डाउन है। कोई बात नहीं, आप आराम से अपने सर्वर रूम में बैठो, अपने सिस्टम को आप अलाइन करो। मार्केटिंग का तो जाके अपना मार्केटिंग देखो, बिजनेस देखो, ये वाला काम यहां पे। तो ये हमारी सारी चीजें हो गई जो इसके वर्क प्रोफाइल पे देखने को मिला है। ठीक है, सैलरी की अगर बात करता हूं तो सैलरी वन एंड एवरेज सेम है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वर्क प्रोफाइल बहुत टोटली चेंज्ड है यहां पे। अगर हम एसओ के बारे में जा रहे हैं तो कैश इन हैंड मुझे 70-75 हजार के आसपास मिलता है, इंक्लूडिंग अदर अलाउंसेस भी आपको दी जाती है। तो पूरी कंपनी कॉस्ट टू सीटीसी जो हमारी हो तो लगभग 1 लाख के आसपास हो जाती है। सीटीसी बोला, नॉट अ कैश इन हैंड। जो आपकी सैलरी आती है वो 70-75 हजार के आसपास ही आती है, मैं अभी रिसेंट ईयर के हिसाब से बता रहा हूं। तो वही हमारा पीओ का भी होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये था एसओ और पीओ में। तो वन शॉट, एक लाइन में मैं यही कहूंगा कि हर स्पेशलिस्ट ऑफिसर का कैंडिडेट है वो एसओ के लिए भी अप्लाई कर सकता है, पीओ के लिए भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन हर पीओ कैंडिडेट है वो सिर्फ पीओ के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन पीओ कैंडिडेट में कौन अप्लाई कर सकता है? तो धरती का हर ग्रेजुएट बच्चा है वो पीओ के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन एसओ के लिए धरती का हर ग्रेजुएट बच्चा अप्लाई नहीं कर पाएगा। वो जो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया होगा, जिसने लीगल, जिसने एलएलबी किया होगा, जिसने मार्केटिंग से एचआर, वही बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस एज इट इज है, कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। सैलरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी वो भी एज इट इज है। वर्क प्रोफाइल अलग अलग है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी वाले वीडियो में मैंने आपके उन सारे सवालों का जवाब दे पाया हूंगा जो आप ढूंढ रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसओ एंड पीओ। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। तो दैट्स ऑल। जाते जाते इतना जरूर कहूंगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाह रहे हैं तो वी हैव अ डेडिकेटेड बैचेस। ये हमारे एसओ के डेडिकेटेड बैचेस है। अगर आप स्पेसिफिक किसी एक स्ट्रीम की एसओ की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप इंडिविजुअल बैचेस भी इनरोल कर सकते हैं। ये भी आपको आज 3x वैलिडिटी पे अवेलेबल है। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा रिकमेंडेशन ये होगा कि अगर आप सिर्फ पीओ और क्लर्क के लिए जा रहे हैं, पीओ और क्लर्क के लिए तैयारी करने के लिए, तो आप बैंक महापैक में इनरोल कर सकते हैं। आज ये मेरा 1999 पे अवेलेबल है 3x वैलिडिटी, यानी कि आपको 4 गुने 3 12 महीने का एक्सेस है, वो ओनली 1999 पे मिल जाएगा जब आप Y706 का इस्तेमाल करेंगे। वही बैंक महापैक प्लस, जिसमें पीओ भी आ जाता है, जिसमें एसओ भी आ जाता है, जिसमें क्लर्क भी आ जाता है और जिसमें रेगुलेटरी के भी सारे, यानी आरबीआई ग्रेड बी वाला, ठीक है, ये सब इसमें कंडक्ट होता है। और ये भी आज आपको 3x वैलिडिटी पे अवेलेबल है, जो आपको 4299 पे अवेलेबल है। ये प्राइस तभी मिलेगा जब आप रेफरल कोड अप्लाई करेंगे Y706। तो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई Y706 व्हेन वी एनरोलिंग द बैचेस। तो सिर्फ पीओ के लिए जा रहे हो, बैंक महापैक पे जाइएगा। पीओ और एसओ दोनों के लिए एलिजिबल हो तो बैंक महापैक प्लस के लिए जाएगा। और ये ऑफर आज के लिए ही अवेलेबल है, शायद कल थोड़ा बहुत रहेगा। तो आप जितना जल्दी हो सके बैंक महापैक या बैंक महापैक प्लस में एनरोल कर सकते हैं। दैट्स ऑल।
तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, टेक केयर। कोई और भी क्वेरीज होगी किसी एग्जाम के रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।